हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी में आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्वागत है आप सब लोगों का। ज़्यादा समय ना लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शुरू करते हैं। आप हमारे यहाँ से कोचिंग जो है वो ले सकते हैं। इनकी गाइडेंस के नीचे आपको कोचिंग करने का मौका मिलेगा। हमारे जो मेन फीचर्स हैं वो ये लिखे हुए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का अच्छा से तैयारी करके जो है वो एक चांस देना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है वो दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और हमारा लालच तो इतना ही, आप सिलेक्शन लेंगे, जो जैसे आपका नाम होगा तो वैसे हमारा नाम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले उनको देख लेते हैं। क्योंकि लेक्चर के शुरुआत में अगर ये बात मोस्ट ऑफ द लोगों को पता लग जाए तो लेक्चर में वो इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। उसके बाद हमारे द्वारा जो है वो ये भी देखा जाएगा कि बेसिकली जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उन्होंने जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको नाम देने शुरू किए। जैसे ये कंपनी जो है वो मिनी रत्ना है, जैसे कि मिनी रत्ना, नवरत्न और महारत्न। ठीक है, तो इन चीजों को जो है वो देखेंगे। रिसेंटली ये जो है वो न्यूज में रहता है। अब ये जो है ये पहली चीज मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही सिग्निफिकेंट है। क्वेश्चन आने के चांसेस दोनों में से ही रहेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास में बेसिकली क्या देखेंगे कि मिनी रत्न क्या होता है। किसी कंपनी को रिसेंटली मान लो कोई टैग मिला कि दिस कंपनी इज नाउ नवरत्न, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। और वो टैग मिलने के बाद जो है उसको बेनिफिट या क्या क्या सहूलतें हैं जो मिलती हैं जिनको वो यूज कर सकता है। सिमिलरली नवरत्न के बारे में जानेंगे और महारत्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है इस लेक्चर में वो ये है कि की पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जो माइन्यूट डिटेल्स दी गई है ना, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, यही वो डिपार्टमेंट है जो बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सी पी CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये बेसिकली किसके डिपार्टमेंट के नीचे आता है। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के नीचे। और ये किसके नीचे आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे। यहां तक समझ आ गया भाई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज है, उसमें जो है सरकारी कंपनियों के बारे में डिस्कस किया जाता है। और यही वो डिपार्टमेंट है जो डिसीजन लेगा कि इस कंपनी का हमने करना क्या है। यहां तक समझ आ गया होगा। अब सिंपल सी एक चीज देखिए कि CPSE जो है वो क्या है। CPSE कोई भी ऐसी सरकारी कंपनी है जिसमें सरकार का 50%, 51% से ज्यादा या 51% से बराबर उतना शेयर होता है। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। CPSE आर द कंपनीज विच डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर CPSE एट 51 और मोर। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का जो शेयर है वो 51 और उससे ज्यादा है, और कौन सी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसको हम CPSE जो है वो बोल देते हैं। CPSE की डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। किस डिपार्टमेंट के नीचे आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज के। और वो किस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। 2021 2021 से पहले इसकी मिनिस्ट्री अलग होती थी। उसके बाद इसकी मिनिस्ट्री को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे 6 डिपार्टमेंट है, उन्हीं 6 में से एक ये भी है। 2021 से पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है उसमें हुआ करता था, लेकिन जो है कुछ समय बाद इसको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो
क्योंकि ये 2 साल पहले का है और इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री के नीचे है, तो क्वेश्चन आने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि ये पोर्शन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन। DPE formulate policies related to CPSE, which include guidelines on the performance improvement, evaluation and financing of the projects। कोई भी प्रोजेक्ट की जो ये सब चीजें करनी है, जैसे कि गाइडलाइंस होगी, परफॉर्मेंस होगी, इंप्रूवमेंट इवेल्युएशन होगी, तो इन सब चीजों को जो है वो DPE ही करेगा। क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। DPE इज पोजीशन एट द 6th डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है वो जो 6 डिपार्टमेंट आते हैं उसके नीचे, उसमें से ये 6 डिपार्टमेंट है। और बाकी कौन से हैं, इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम। ये भी न्यूज में रहता है, तो इसको भी जो है वो आप लोग सर्च करके इन चीज़ों को जो है वो कीजिए। रीजन बीइंग कि इनके ऊपर ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो कैसे की जाती है। द शिफ्ट ऑफ DPE टू फाइनेंस मिनिस्ट्री फैसिलिटेट इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट मोनिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल हेडिंग ऑफ CPSE। कहते उसके बाद मिनिस्ट्री चेंज करने के बाद 2021 के बाद इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको और अच्छे से मैनेज जो है वो करने लग गए। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसमें अगर मान लो कुछ चीज़ सेंक्शन करवानी है तो उसमें जो आने वाले हर्डल्स हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर ऑन दिस। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है और यूपीएससी ने अब तक पूछा नहीं है, पर आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कोई भी डिपार्टमेंट की जब मिनिस्ट्री चेंज की जाती है तो इसकी रेलेवेंस क्या होती है। कि रहने को तो वहीं पे रहने देते, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में ही रहता, लेकिन फाइनेंस में आने के बाद जो है वो क्या चीज़ें की गई और इसका रीज़न क्या था, बता देता हूँ आपको। बाकी आप खुद भी सर्च कीजिए। इसका मेजर रीज़न ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे, इसका मतलब ये है कि उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है और उसको मिलने वाले फाइनेंस जो है वो जल्दी फ्लो में जाएंगे। तो ये रीज़न है, आप इसको सर्च भी कीजिए और इसका आंसर जो है वो लिख के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। अगर बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, ओरिजिन जो है वो क्या, कहाँ से हुआ था, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज से ओरिजिन हुआ था। और इसमें जो है वो बेसिकली क्या प्रोसीजर था इसका, ठीक है, तो उसको एक बार देखते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा गया है यहाँ पे इस वाली स्लाइड में कि DPE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज जो है वो कैसे बना था। बेसिकली एस्टीमेट कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देती है और उनकी रिकमेंडेशन के चलते जो है वो 1965 के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे जो है ये बनाया जाता है। इनिशियली ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में रहता है, 1990 में फिर मिनिस्ट्री चेंज की जाती है और उसके बाद फिर 2021। फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कैसे, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, PSE, वो सारे के सारे जो है उनके ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो है DPE। और DPE जो है, अगर वो सेम डिपार्टमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन करने में ज़्यादा अच्छा है। कि मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल मान लो कि जो है गैस की सप्लाई चाहिए, तो ONGC उसके थ्रू जो है वो उन दोनों को कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं और ये बेनिफिशियल होगा, तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है। रीस्ट्रक्चरिंग एंड क्लोजर, कौन सी ऐसी कंपनी है जो सरकारी है और उसको रीस्ट्रक्चर करना है, उसमें शेयर जो है वो ऊपर नीचे करने हैं और उसको जो है वो क्लोजर करना है, यानी कि उसको जो है वो बंद करना है। तो उसको करने के लिए भी यही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इन केस अगर कोई स्टेटमेंट MCQ में कोई लाइन बनाई जाए इसको यूज करके, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि क्लोजर का जो है वो DPE के नीचे आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे आता है। नेक्स्ट रिवाइवल एडवाइजरी, DPE ऑफर एडवाइस एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू रिवाइवल एंड स्ट्रगलिंग ऑफ CPSE। कोई भी जो है वो सरकारी कंपनी है तो उसके चलते जो गाइडलाइंस इशू की जाएंगी वो इसके द्वारा ही की जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेनिंग की प्रोसीजर है वो सारा भी जो है वो इनके द्वारा ही देखा जाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ CPSE,
इनकी जो कैटेगराइजेशन है सीपीएसई की, वो क्या क्या कैटेगराइजेशन की जा सकती है। पहली जो है, सेकंड जो है और थर्ड जो है, पहले आती है मिनी, RATNA, मिनी रत्ना। कौन सी है? मिनी रत्ना। उसके बाद नेक्स्ट आती है नव रत्न, और उसके बाद आती है महारत्न। ठीक है, इसकी भी दो बाइफरकेशंस है। मिनी रत्ना एक वन होता है और एक मिनी रत्ना सेकंड होता है। ठीक है, तो इन सब क्राइटेरियाज के बारे में जानते हैं कि ये डिविजन्स बनाई क्यों गई। पहला, कि इसका बनाने का क्या रीजन था, इसमें क्राइटेरिया क्या यूज किया जाता है, उस क्राइटेरिया में ये जो है मिनी रत्ना या नवरत्ना का जो उनको मिल जाता है, तो उसके बाद उनको फायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो मैं करवा दूंगा। जो आप खुद लोगों को लिखनी होंगी इस पे, वो एग्जांपल्स लिखनी होंगी। दो दो एग्जांपल लिखनी शुरू कर दो जो मिनी रत्ना की है, और ये आपको लिखना होगा कि रिसेंटली कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री, कौन सी ऐसी कंपनी है, सीपीएसई है, जिसको इसका टाइटल मिला है, या फिर इसका मिला है, या फिर इसका मिला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मिनी रत्ना से। तो पहली जो डेफिनेशन है, क्राइटेरिया मिनी रत्ना स्टेटस के लिए, वो क्या होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए, द मिनी रत्ना स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन द 1997, 7 में इंट्रोड्यूस की गई थी। कैटेगरी 1 स्टेटस अगर किसी को भी चाहिए, पहली चीज, हाँ, जिसने जो है वो प्रॉफिट बनाया हो पिछले 3 साल से, फ्रॉम लास्ट प्रॉफिट इन द लास्ट 3 years कॉन्टिन्यूसली। पिछले 3 साल से अगर कोई कंपनी जो है वो प्रॉफिट बना रही है लगातार 3 साल से, तो वो एक पहला क्राइटेरिया है मिनी रत्ना देने का। एडिशनल क्राइटेरिया भी जो है वो बनाया गया है। एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, प्री टैक्स प्रॉफिट इज 30 करोड़ और मोर इन द लास्ट 1 of the 3 year। एक ईयर में टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, लगभग 30 CR। 30 CR की वैल्यू अगर है टैक्स पे करने के बाद, और 3 में से 1 साल के अंदर अंदर, पिछले 3 में से कोई भी 1 साल ऐसा था, मान लो पहला, दूसरा या तीसरा, जिसमें उन्होंने टैक्स पे किया और टैक्स पे करने के बाद उनको इतना प्रॉफिट बच रहा है, तो उसको मिनी रत्ना का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, और प्लस ये है कि उसकी जो नेट वर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। नेट वर्थ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मैच करता है तो उसको जो है वो किस दर्जे में रख दिए जाएंगे, मिनी रत्ना स्कीम के तहत उसको रख दिया जाएगा। तो अभी एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीजें थी। पहली चीज ये है स्टेटस देने के लिए कि जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो 30 करोड़ का होना चाहिए। टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो पोस्ट टैक्स था जो मैंने आपको बताया था। आगे चल के पोस्ट टैक्स की बातें भी होंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो सेकंड के लिए आता है। और सेकंड के लिए क्या क्राइटेरिया है, उन्होंने प्रॉफिट बनाया होना चाहिए लास्ट 3 सालों में कॉन्टिन्यूसली, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्राइटेरिया होना चाहिए, विच मीन्स शुड नॉट हैव डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द लोन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार ने कोई कंपनी जो है वो उसको लोन दे रखा है, वो कंपनी जो है वो सरकार से कुछ पैसा जो है वो सरकार ने अलॉट कर रखा है, अगर उसकी वो इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे नहीं निकाल पा रही या उस लोन को अच्छे से रीपे नहीं कर पा रही, तो उसको नहीं दर्जा ये दिया जाएगा। लेकिन कर पा रही है तो उसको मिनी रत्ना सेकंड में रख दिया जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन तो है ही है, प्लस सेकंड का दर्जा देने के लिए पहली कंडीशन को तो फुलफिल करना ही है, सेकंड इन चीजों को भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट। ये नहीं होना चाहिए कि वो जो कंपनी स्टैब्लिश की गई है, जो सीपीएसई है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसको सरकार की किसी सपोर्ट की या किसी डिपेंडेंसी है उसकी सरकार के ऊपर से कि सरकार उसको सपोर्ट करती है तब वो चल रही है। विदाउट एनी सपोर्ट अगर वो कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा करके दिखा रही है, तो उसको जो है वो ये दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बेनिफिट्स कौन कौन से मिलेंगे। यदि ये क्राइटेरिया दे दिया गया तो उसके मिलने वाले बेनिफिट्स क्या है। ऑटोनॉमी एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। ऑटोनॉमी मीन्स उसको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली काम करने के लिए ज़्यादा फ्रीनेस मिलेगी, सरकार का हस्तक्षेप जो है वो उसमें ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर में ये है कि उसको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर कुछ तरीके से इस तरीके से है, जैसे मान लो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके नीचे कोई एम्प्लॉय काम करता है,
आप उसको बोलो कि 5 लाख तक का खर्चा जो है वो तुम खुद कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा खर्चा है तो उससे के लिए हमसे तुम्हें परमिशन लेनी होगी, या हमने परमिशन दी फिर तुम वो खर्चा कर सकते हो। इस चीज़ के चलते एम्प्लॉय भी खुश। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉय सोचेगा 5 लाख का खर्चा मुझे दिया तो इसका मतलब इतनी तो मेरे पास है, ठीक है, पावर। अब उस चीज़ के चलते जो है वो और अच्छा काम करेगा। तो यही बेनिफिट है जो उन्हें दिया जाता है। पहली चीज़ है ऑटोनॉमी, दूसरा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी एंड डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर टू मिनी रत्ना एंटरप्राइज। और इसका मेजर मकसद क्या है? इनहेंसिंग एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द मिनिस्ट्रीज। कॉम्पिटिटिवनेस की भावना और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो इसी रीजन की वजह से जो है वो ये लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नवरत्न। अभी तक होप्सो कि आपको जो है वो मिनी रत्ना की कंडीशंस जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब उसके नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज नवरत्न। अब नवरत्न की अगर बात करें, गवर्नमेंट कैटेगराइजेशन ऑफ पीएसयूज। ठीक है, द गवर्नमेंट क्लासीफाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द 3 सेक्टर। ये वही चीज लिखी हुई है, नवरत्न की बात करते हैं डायरेक्टली। तो क्वालिफाई फॉर नवरत्न स्टेटस अ पीएसयू मस्ट बी अ मिनी रत्ना वन एंड शेड्यूल ए कंपनी। अगर कोई भी कंपनी को नवरत्न का टाइटल अपने आप को देना है या लेना है उनसे, सरकार से, तो पहली चीज ये है कि पहली कंडीशन ये है कि वो पहले से ही क्या होनी चाहिए, मिनी रत्ना वन का स्टेटस उसको मिलना होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, it should have obtained an excellent or very good memorandum of understanding rating in the past 3 years। पिछले 3 सालों में अगर उसका क्राइटेरिया देखें तो उसको जो है वो बहुत अच्छा स्टेटस जो है वो या एक्सीलेंट जो है वो मिलना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है। दूसरी चीज क्या है, जो पीएसयू को परफॉर्मेंस इंडिकेटर के चलते जो है वो एक स्कोर दिया जाता है। उस स्कोर में जो है वो वेरियस चीजों को देखा जाता है। उस स्कोर में अगर किसी कंपनी का स्कोर 60+ है, 60 से ज्यादा है, तो उसको भी जो है वो नवरत्न का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखते हैं नवरत्न स्टेटस का। फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है? अ कंपनी सीकिंग नवरत्न स्टेटस मस्ट रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट एक्सीडिंग 5,000 करोड़ फॉर द 3 consecutive years। 3 साल से लगातार जो प्रॉफिट बनाने की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? ₹5,000 CR। Clear on this? It should maintain an average annual turnover of 25,000 CR। और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए? 25 CR का होना चाहिए पिछले 3 सालों में। और हैव एन एनुअल एवरेज नेट वर्थ ऑफ 15,000 CR। ठीक है। और उसकी एवरेज जो नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो इन कंडीशंस को मैच करने के बाद जो है वो उसको नवरत्न का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स में अगर देखें तो लास्ट वाला केस में उन्होंने क्या बेनिफिट्स दिए थे? अगर कोई मिनी रत्न वन है उसको पहली चीज दी गई थी ऑटोनॉमी, यानी कि वो आज़ाद है। दूसरी चीज दी गई थी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, यानी कि अगर कोई पैसा खर्च करना है तो उनको इतनी पावर है कि वो खुद ब खुद वो चीज खर्च कर सकते हैं। अब अगली चीज जो है वो ये है कि नवरत्न स्टेटस देने वाले को क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं। पहला बेनिफिट जो दिया जाता है उसको उसकी बात करते हैं। नवरत्न पीएसयू एंजॉय अ comparative advantage having been granted financial independence to invest up rupees 1,000 करोड़। उनको इतनी इंडिपेंडेंट एडवांटेज है कि वो 1,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो सरकार की परमिशन के बगैर जो है वो कर सकते हैं, विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली फिर भी वो इतना खर्चा जो है वो कर सकते हैं। द बोर्ड ऑफ नवरत्न कंपनी हैज ऑटोनॉमी इन अक्रेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू आइटम्स और प्लेसमेंट विदाउट एनी मॉनेटरी सीलिंग। उनको ये चीज की परमिशन दी जाती है कि आपने जितना मर्जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लो कोई चीज खरीदनी है या फिर क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो एम्प्लॉय को देने चाहिए, उन चीजों को ऊपर जो है वो कोई सीलिंग नहीं होती कि मैक्स टू मैक्स आप इतना ही कर सकते हो। उसके ऊपर की जो सीलिंग है वो हटा दी जाती है। कारण इसका ये है कि आपने फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखा होगा, उसमें ये देखा होगा कि उनको पैसा कितना बनाती है वो कंपनीज, और वो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। अब अगर गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उन पे कोई सीलिंग लगाएगी तो वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगी? मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं और आपको जो मिलने वाले बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप कहीं पे काम करते हैं और आपकी सैलरी जो है वो नॉर्मल मान लेते हैं 10,000 20,000 के आसपास है।
लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और एफिशिएंट है जिससे कंपनी जो है वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रही है। और अगर कंपनी आपको जो है वो बेनिफिट नहीं देगी तो उस चीज़ के चलते क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, इन्हीं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक सेक्टर में तो ये चीज़ें जो है वो लाई गई हैं। क्लियर ऑन दिस? तो इसमें पहला हमने देख लिया। नेक्स्ट, दे कैन एंटर इनटू टेक्निकल जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, वो टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए अपनी कंपनी को और इंक्रीज करने के लिए किसी के साथ भी जो है वो साइन कर सकते हैं और उनसे जो है वो टेक्निक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, उनको एक चीज और मिल जाती है, उनको ये पावर मिल जाती है कि अगर वो किसी के साथ मर्जर या एक्विजिशन करना चाहते हैं, मान लो कोई अच्छी ये सीपीएससी है, ये दूसरी कंपनी है, अब कंपनी जो है वो ये चाहती है कि अगर हमारा इस कंपनी के साथ, स्मॉल कंपनी के साथ मर्जर हो जाए तो हम और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो इनके पास फिर वो पावर आ जाती है। एम्प्लॉयज को पूछा जाता है। अब उन एम्प्लॉयज को किसने पूछा है? जो नवरत्ना का क्या बनाया गया, बोर्ड बनाया गया। और ये लोग जो है फिर उसकी कंपनी की एक्विजिशन करना चाहते हैं या मर्जर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा और ज्यादा। तो ये समझ आ रहा है आपको? क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अप्रूवल अब्रोड। यदि वो फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, while Navratna companies have authority for domestic investment approval for the cabinet committee on economic affair is required on the foreign investment। कहते हैं सीसी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, सीसीई के द्वारा परमिशन लेके वो जो है फॉरेन में भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, या फिर फॉरेन में कोई चीज़ सेटअप करना चाहते हैं, अपना कोई प्लान लगाना चाहते हैं कि वहां से हमें जो है वो मटेरियल आए, या इन सब चीज़ों को किया जाता है। सीईओ पावर टू बिजनेस टूअर। The chief executive of the PSU gain the authority to approve business tour for abroad for function directing last up to 5 days in the emergencies. This excludes study and tour seminars with secretary of the। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखा गया है? इसमें ये लिखा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको ये परमिशन होती है कि फॉरेन में जाके कोई भी टूर करके जो है वहां पे नई कंपनीज को जो है वो सीख सकता है, तो इसके पास इतनी क्राइटेरिया होता है। अब नेक्स्ट किस चीज के ऊपर आ गए हम लोग? महारत्ना के ऊपर। किसके ऊपर? महारत्ना के ऊपर। अब महारत्ना जो है उसकी क्या क्या कंडीशंस है, या उसका क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके चलते वो कोई भी कंपनी महारत्ना में आ जाएगी। पहला क्राइटेरिया ये है कि वो पहले से ही नवरत्न होनी चाहिए। मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। महारत्न बनने के लिए पहली कंडीशन नवरत्न, नवरत्न बनने के लिए पहली कंडीशन मिनी रत्न होनी चाहिए। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, 1 और 2। ठीक है, प्री रेक्विजिशन, इसका मीनिंग ये है कि वो पहले से ही कंपनी जो है वो नवरत्न का स्टेटस जो है वो होल्ड करता होना चाहिए। नेक्स्ट, लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। द सीपीएसई मस्ट बी लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड जो शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया है वो सेबी की रेगुलेशन के नीचे जो है वो होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि नवरत्न होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसमें अपने आप को उसने रजिस्टर करवाना चाहिए। एनुअल टर्नओवर की अगर बात करें तो उनका एनुअल टर्नओवर जो है पिछले 3 साल में लगभग 25,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ के आसपास। तो ऐसा कंडीशन जो है वो, ये 3 कंडीशंस हमने डिस्कस जो है वो कर ली है। अब वर्थ की बात करते हैं। ठीक है, द सीपीएसई शुड हैव एन एवरेज एनुअल वर्थ ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों से उसकी जो नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने मिनी रत्ना करवाते टाइम प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स बोल दिया था। मैंने बोला टैक्स पे करने के बाद, और उसमें प्री टैक्स था। तो एक्चुअल में इसमें होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्राइटेरिया। टैक्स देने के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट है वो देखते हैं कितना होना चाहिए, लगभग 5,000 करोड़ का जो है वो होना चाहिए। और ये 1 साल के लिए नहीं होता, पिछले 3 साल में ये कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। तो उस कंपनी को जो है वो ये स्टेटस मिल जाएगा। और ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी। सीपीएसई शुड एडमिनिस्टर सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अगर कोई मान लो इंटरनेशनली कोई चीज़ होती है तो उसको भी कंसीडर जो है वो किया जाना चाहिए। तो इन कंडीशंस को जो फुलफिल कर देगा तो उसको क्या स्टेटस मिल जाएगा? उसको महारत्ना का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। तो होप सो दोस्तों ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट जो है वो ये जानता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इनवाइट, ये आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर में जो है वो इकोनॉमिक का जो सेक्शन होता है, तो उस इकोनॉमी के सेक्शन में जो है वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और रिसेंटली इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लिंक किया गया था, या उस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में था NHAI के, तो उसके बारे में भी जानेंगे। ये बेसिकली है क्या, पहले ये जानते हैं। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है। इनवाइट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कंपेरेबल टू द म्यूचुअल फंड फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है कलेक्शन इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें इंडिविजुअल्स के द्वारा और FII फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा। उस पैसे को जो हमने सेव कर लिया, उसका एक बॉक्स बना लिया, अब उसमें से जो है वो यूज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाना या देना, इस चीज का नाम है इनवाइट, ठीक है। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमिलरली टू म्यूचुअल फंड्स इनवाइट आर स्ट्रक्चर एज ट्रस्ट एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में होता है, तो वैसे इनवाइट भी जो है वो किसके नीचे रजिस्टर होना चाहिए, सेबी के नीचे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नीचे रजिस्टर होना चाहिए। और इसमें मेजरली कौन कौन इन्वॉल्व होता है, इनवाइट कंप्राइज ऑफ द 4 थिंग्स। पहली होती है ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इनवाइट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, इनवाइट मैनेजर, स्पॉन्सर और ट्रस्टी, ये चारों लोग जो है वो इसमें होते हैं। और ये सर्टिफिकेशन इसको कहाँ से मिलती है, सेबी से मिलती है। और मॉनिटर जो है वो इसकी परफॉर्मेंस को भी सेबी ही जो है वो करता है। स्पॉन्सर आर द प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द इनवाइट। स्पॉन्सर जो है, यानी जो स्पॉन्सर के द्वारा प्रमोटर्स हैं, वो उन लोगों को, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जो है वो इस्टेब्लिश करना, और उसी के द्वारा इसकी मैनेजमेंट की जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट, इसका मीनिंग ये है। अब एक चीज देखिए, ये जो वर्ड है ये आप ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीजों के साथ लगा देखेंगे, और अगर वहां पे लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या बन गया, आपको इनवाइट का मीनिंग पता है कि किसी इंडिविजुअल से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से पैसा लेना, उस पैसे को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, और उससे जो है वो बेनिफिट पहुंचाना अपने नेशन को, इसको बोलते हैं इनवाइट। अब NHAI और इनवाइट लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा। NHAI आपको पता होगा, जब आप रोड पे कहीं पे भी आते जाते होंगे तो वहां पे NHAI लिखा होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सरकारी जो है वो संस्था है, जो बेसिकली क्या बनाती है, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और अगर इनवाइट लिखा, यानी उसमें जो लगने वाला पैसा है वो इंडिविजुअल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है देंगे, उस पैसे को यूज करके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट, NHAI इनवाइट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और ये किसकी रेगुलेशन के नीचे है, सेबी की रेगुलेशन के नीचे जो है वो ये आता है, ठीक है। सपोर्ट फॉर नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है वो न्यूज़ में था, तो इसके ऊपर भी जो है वो ध्यान दीजिए। NHAI इनवाइट अलाइंड विद द गवर्नमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें ये था कि बेसिकली लोगों का जो पैसा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में जो है वो, डेवलप करने में जो है वो ज़्यादा यूज़ करो, ताकि हमारे देश में जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जो है वो लोगों के लिए साबित हो। NHAI के बारे में जान लेते हैं। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988। और ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के नीचे ये आता है। NHAI सर्व एज द सेंट्रल अथॉरिटी टास्क विद द डेवलपिंग, मेंटेनेंस एंड मैनेजिंग नेशनल हाईवे इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कंपोजिशन होती है इसकी क्या होती है, फुल टाइम चेयरमैन होते हैं, नॉट मोर देन 5 फुल टाइम मेंबर्स, 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, और इन चीज़ों को जो है वो याद रखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मत रिलाई कीजिए कि टीचर ही हमें जो है वो सारा कुछ करवाएगा, कुछ चीज़ें खुद सर्च कीजिए। टीचर जो है वो आपको रास्ता दिखा सकता है, मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, हम उसको देखेंगे, बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।